हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद सीमा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर की चर्चा का विषय रहेगा समानता, जो कि आपके यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंतर्गत इकाई 1 में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने स्वतंत्रता पर डिस्कशन कर लिया था और वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। समानता की हमारी यह चर्चा 2 वीडियो में रहेगी। तो आज का फर्स्ट वीडियो है ये, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग प्रीमियर सेशन को ज्वाइन कर सके। तो समानता पर अपनी इस चर्चा से पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में आप लोग सभी नए उमंग और नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज की अपनी इस चर्चा की ओर। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे समानता की अवधारणा पर। बात करें समानता की, तो समानता एक मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है, यानी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है। और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी किस बात पर जोर देता है? यह जोर देता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। यानी कि समानता एक तथ्यात्मक अवधारणा ना होकर एक मानकीय अवधारणा है कि क्या होना चाहिए। लोगों में समानता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते कि समानता है, समानता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से समानता की अवधारणा एक मानकीय राजनीतिक अवधारणा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना है और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना है। अतः समानता के समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ क्या है? अवसर की समानता। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समानता का मतलब है सभी असमानताओं या विषमताओं का अंत। समानता का मतलब है अतार्किक विषमताओं का अंत। समानता उस अवस्था का नाम है जिसमें विशेषाधिकार का अंत कर दिया जाता है और सबको आत्म विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात जन्म, जाति, धर्म तथा रंग रूप के आधार पर कोई भी व्यक्ति कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त ना करे। यानी कि लोगों में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए, सभी को समान अवसर दिए जाए अपने विकास के लिए। लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना होने पाए कि पड़ोसी व्यक्ति अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वयं को हीन समझने लगे। समानता के सिद्धांत में मूल में क्या है? निष्पक्षता। समानता के सिद्धांत के मूल में है निष्पक्षता का विचार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं समानता से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों के ऊपर। कुछ लोगों का यह मानना है कि सभी विषमताओं में असमानता व्याप्त होती है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि सभी विषमताएं असमानता नहीं है। सभी विषमताएं असमानता नहीं है, केवल अतार्किक विषमता को ही हम लोग असमानता कह सकते हैं। सभी विषमताओं को असमानता नहीं कहा जा सकता क्योंकि ईश्वर ने भी मनुष्य को एक समान नहीं बनाया है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। अतः हम लोगों में कुछ ना कुछ प्राकृतिक रूप से विषमताएं मौजूद हैं, तो इन सभी को हम असमानता नहीं कह सकते हैं। सभी को अपने विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सबका समान विकास भी हो। मान लीजिए हमने सभी दो समान व्यक्ति हैं और उनको हमने 1000 रुपये दिए। उसमें से एक व्यक्ति ने इस 1000 रुपये का सदुपयोग करते हुए किसी अच्छे कार्य में लगाया या फिर अपनी शिक्षा में लगाया और उसने
उन्नति कर ली। लेकिन एक वहीं दूसरा व्यक्ति था जिसने इस 1000 रुपये का दुरुपयोग किया और उसे गलत कार्यों में प्रयोग करते हुए वह उन्नति नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमने समान रुपए दिए थे दोनों को, लेकिन एक ने तरक्की कर ली और एक की तरक्की नहीं हुई। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि समान अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि सबका समान ही विकास होगा। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि समानता का अर्थ सभी प्रकार की विषमताओं की समाप्ति नहीं है, बल्कि अतार्किक विषमताओं को समाप्त करना है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद आया, वो क्या कहता है समानता के ऊपर? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के अकॉर्डिंग मनुष्य जन्म से समान पैदा होते हैं और अपने अधिकारों के संबंध में समान हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र 1776 में यह कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान हैं और ईश्वर ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे समानता पर विभिन्न विचारकों के विचार क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग अरस्तु यानी एरिस्टोटल के विचारों को जानेंगे कि समानता पर इनके क्या विचार हैं। अरस्तु की किताब एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन में एथेंस में शुरू किए गए बहुत से समतावादी सुधारों का विवरण हमें मिलता है। प्राचीन एथेंस में लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। कई बार इस शब्द के समानार्थक के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसोनोमिया, जिसका अर्थ था कानून के भीतर और कानून के सामने स्वतंत्रता। तो इसोनेमिया डेमोक्रेसिया के समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ था कानून के भीतर और कानून के सामने समानता। लेकिन प्राचीन एथेंस में कई ऐसे वर्ग थे जो नागरिकता के क्षेत्र से बाहर थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अरस्तु ने नागरिकता के क्षेत्र से कुछ वर्गों को बाहर रखा था, और वो वर्ग कौन थे? विदेशी, दास और महिलाएं। इन्हें नागरिकता नहीं प्रदान की गई थी। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में इस बहिष्करण को सही ठहराया। उन्होंने इसके बारे में तर्क दिया कि क्यों विदेशी, दास और महिलाएं नागरिकता के क्षेत्र में नहीं आती हैं। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से असमान है। कुछ लोगों का जन्म शासन करने के लिए होता है और कुछ लोगों का जन्म शासित होने के लिए होता है। अरस्तु के अनुसार समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है हॉब्स। हॉब्स पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हॉब्स ने समानता के ऊपर क्या विचार दिए हैं। हॉब्स एक ऐसे चिंतक है जिन्होंने अरस्तु के सिद्धांतों का सबसे ज़्यादा विरोध किया है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्ज़ाम में पिछले वर्ष की परीक्षाओं में कि अरस्तु के विचारों का खंडन करने वाले प्रथम विचारक कौन हैं? तो वो हैं हॉब्स। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों के बीच प्राकृतिक समानता की बात करते हैं। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना है लेवियाथन। इसमें वे कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को प्राकृतिक और शारीरिक क्षमता के लिहाज से समान बनाया है। इसलिए यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सशक्त हो तो वह मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सशक्त है। अर्थात अगर हम समग्र रूप से देखें तो सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से समान है, मानसिक रूप से शक्तिशाली है, यानी कि मानसिक रूप से उसका शक्तिशाली के तुलना में अधिक विकास है, तो भी वह उस शक्तिशाली व्यक्ति की समान है। क्यों? क्योंकि वह अपने दिमाग से कुछ ऐसे चालाकी से उसे धोखा दे सकता है या उससे जीत सकता है, और वहीं शक्तिशाली व्यक्ति अपने
बल के आधार पर जीत सकता है। तो दोनों ही व्यक्ति अगर समग्र रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से समान है। हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के लिए दो आंदोलन चल रहे थे। पहला था लेवलर्स और दूसरा था डिगर्स। लेवलर्स जो थे वो राजनीतिक समानता के समर्थक थे और जो डिगर्स थे वो आर्थिक समानता के समर्थक थे। अब हम लोग लॉक के विचारों को जानेंगे। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिए हैं। लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इन 3 प्राकृतिक अधिकारों के बारे में लॉक ने चर्चा की थी। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान हैं। हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान है। ठीक है, हॉब्स और लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है उसमें नैतिक समानता विद्यमान है। नेक्स्ट विचारक हैं आपके रूसो। रूसो की रचना का नाम है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि 1755 में पब्लिश होती है और इसे हम लोग सेकेंड डिस्कोर्स के नाम से भी जानते हैं। रूसो ने समाज और असमानता की शुरुआत के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत किया है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति दूसरे जानवर की तरह ही एक जानवर था। उन्होंने उसे भद्र पशु यानी नोबल सेवेज की संज्ञा दी है, जो 2 सिद्धांतों से प्रेरित हैं। पहला है दया और दूसरा है आत्म सुरक्षा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नोबल सेवेज का विचार किसने दिया है, तो आपको याद रखना है रूसो। ठीक है, और रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु क्यों कहा है? क्योंकि यह जो व्यक्ति है वो दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखता है, इसलिए इसे भद्र पशु की संज्ञा देते हैं रूसो। रूसो के अनुसार व्यक्ति में जो भी बुराइयां आई हैं वो समाज की स्थापना के कारण आई है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक नोबल सेवेज था यानी भद्र पशु था। रूसो ने 2 प्रकार की असमानता की बात की है। पहला है परंपरागत और दूसरा है प्राकृतिक विषमता। रूसो के अनुसार परंपरागत जो विषमताएं हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है, यानी कि ये परिवर्तनीय हैं, उसमें कुछ हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक विषमताएं हैं वो अटल है, यानी कि स्थायी हैं, उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परंपरागत विषमताएं क्या क्या हैं? जैसे कि संपत्ति के आधार पर विषमता, शक्ति, कोई एक व्यक्ति को अपनी शक्तिशाली स्थिति में होने के कारण दबा रहा है, तो इन सभी को हम लोग परंपरागत विषमताओं के अंतर्गत रखेंगे। और जो भी प्राकृतिक विषमताएं हैं, यानी जो कि हमें जन्म से हमारी विषमताएं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक विषमता को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो परंपरागत विषमताएं हैं उनमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, उनको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति, रूसो का ये स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वह स्वयं को बेच सके और कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके। रूसो का एक फेमस स्टेटमेंट है ये, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसे अपने को बेचने के लिए विवश होना पड़े और कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। नेक्स्ट विचारक हैं आपके टॉकविल। फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी डी टॉकविले ने लिखा है कि आधुनिक युग में सबसे प्रमुख समस्या क्या है? स्वतंत्रता और समानता के बीच में सामंजस्य स्थापित करना।
लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करता है। यानी कि टॉकविले समानता को स्वतंत्रता में खतरा समझते हैं। लोकतंत्र, टॉकविले के अनुसार लोकतंत्र बहुमत का शासन है, यानी मेजॉरिटी रूल है, जो बहुमत की तानाशाही, टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी का रूप धारण कर लेती है। टॉकविले ने समानता के सिद्धांत का खंडन नहीं किया है, लेकिन वे अति समानता के खतरे से सचेत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने समानता के सिद्धांत को ही खारिज कर दिया है, बल्कि वे अति समानता के सिद्धांत को से हमें सचेत करते हैं, अति समानता के खतरे से हमें सचेत करते हैं। नेक्स्ट विचारक हैं आपके R.H. टॉनी। 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक कौन हैं? R.H. टॉनी। और इनकी फेमस रचना का नाम है इक्वालिटी, जो कि 1931 में पब्लिश होती है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कि इक्वालिटी किसकी रचना है, तो ये R.H. टॉनी की रचना है, जो कि 1931 में पब्लिश होती है। अगर आपने हमारे इक्वालिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करिए। इक्वालिटी और लिबर्टी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसमें संकलन किया गया है, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। इनकी कुछ अन्य रचनाओं के नाम क्या हैं? द एक्विजिटिव सोसाइटी, जो कि 1920 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926 में पब्लिश होती है। एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924 में पब्लिश होती है। R.H. टॉनी समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। उनके अनुसार अधिक समानता का तात्पर्य है अधिक स्वतंत्रता, यानी कि ये स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं, जबकि जो टॉकविल है वो मानते हैं कि अत्यधिक समानता स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करती है। नेक्स्ट है आपका समानता के विविध आयाम। समानता के कौन कौन से आयाम हैं उनको देखते हैं। तो पहला है औपचारिक समानता यानी फॉर्मल इक्वालिटी, और दूसरा है तात्विक समानता यानी कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी। औपचारिक समानता क्या बात करती है? पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास। और जो तात्विक समानता है वो प्रचलित विषमताओं में कटौती करने का प्रयास करती है। औपचारिक समानता के अंतर्गत दो प्रकार की समानताएं हैं आपकी। कानूनी समानता यानी लीगल इक्वालिटी, यानी कि प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी व्यक्तित्व को मान्यता, यानी प्रत्येक नागरिक कानून के सामने समान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी कानून के समक्ष समान हैं। दूसरा आता है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये भी औपचारिक समानता का एक भाग है और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का एक वोट होगा। सभी को एक राजनीतिक समानता दी गई है, वो राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी कर सकते हैं और हर व्यक्ति के वोट का मूल्य सिर्फ एक होगा। एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? बेंथम ने। सबसे पहले एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा बेंथम ने दी थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है तात्विक समानता। तात्विक समानता के अंतर्गत पहला है सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वालिटी, और दूसरा है आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी। सामाजिक समानता बात करती है सामाजिक स्थिति, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज के द्वारा व्यक्ति को समाज द्वारा जन्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और आर्थिक समानता क्या बात करती है? आय और संपत्ति से जुड़ी हुई विषमताओं को कम करने का प्रयास करती है। तो ये कुछ 4 आयाम हमने इस पर चर्चा की। औपचारिक समानता के अंतर्गत आता है कानूनी समानता और राजनीतिक समानता, और तात्विक समानता के अंतर्गत आता है सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। समानता किसकी? इक्वालिटी ऑफ वर्ड्स। अमर्त्य सेन ने अपनी लेख इक्वालिटी ऑफ वर्ड्स में समानता से संबंधित विभिन्न विचारों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? कल्याण की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, जो कि एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है और जेरेमी बेंथम और J.S. मिल से जुड़े हुए हैं। दूसरा आता है आपका संसाधनों की समानता,
इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिससे फेमसली कौन जुड़े हुए हैं, रोनाल्ड डॉर्किन। और रॉल्स को भी हम इसके अंतर्गत डाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने बात की है संसाधनों की समानता की, वो हैं आपके रोनाल्ड डॉर्किन। और तीसरा आता है आपका सामर्थ्य की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़, और इससे कौन जुड़े हुए हैं, अमर्त्य सेन और मार्था नुसबॉम। तो इस पर चर्चा हम आगे के वीडियो में जारी रहेगी। इस विषय पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको प्रीमियर सेशन का उसी समय नोटिफिकेशन आए और आप लोग उसी समय ज्वाइन कर सकें और अपने क्वेश्चंस को उसमें पूछ सके लाइव चैट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच पाए। और नए साल की पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।